हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूजीसी नेट री एग्जाम जो कि सितंबर 2024 में कंडक्ट हुआ था। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड कैसे सवाल आपके री एग्जाम में आए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी इसके पहले मैंने मार्केटिंग को डिस्कस किया है, उसके पहले भी मैंने मैनेजमेंट को डिस्कस किया है, स्टैट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके आप लोग चेकआउट करिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने चल रहे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड कैसे सवाल आपके सितंबर 2024 के पेपर में देखे गए थे। तो डिटेल सॉल्यूशन करेंगे जहां जितनी डिटेलिंग की जरूरत होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे हम आप सबसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो डियर कैंडिडेट्स, चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस हमारे री एग्जाम 2024 सितंबर में आए हुए थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल हम लोग को दिख रहा है, इंड एएस से पूछा हुआ है, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा हुआ है। तो इंड एएस 12, तो इंड एएस 12 जो है प्यारे बच्चों, इंड एएस 12 रिलेटेड है आपके इनकम टैक्सेस से। तो इंड एएस 12 आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, इंड एएस 17, इंड एएस 17 प्यारे बच्चों ये लीजेस से जुड़े हुए हैं, लीजेस से। फिर क्या दे रहा है, इंड एएस 19, इंड एएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से जुड़ा हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट से। तो आपको भी ऐसे याद करना पड़ेगा। इंड एएस 23, इंड एएस 23 जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों बोरोइंग कॉस्ट से, बोरोइंग कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इनकम टैक्स मतलब 4132। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 4132, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 1000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 10 ईच, तो ये हो जाएगा 10,000। ऑन विच 300 हैड बीन रिसीव, हम सबको पता है कि जो पैसा रिसीव हो जाता है फॉरफिटेड शेयर का, वो 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, तो 300 ऑन विच 300, अच्छा 100 शेयर था, 1 मिनट मैंने शायद 1 0 ज्यादा लगा दिया, तो ये 1000 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। चलिए इसको हम फिर से लिख देते हैं, 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 ईच, तो ये 1000 रुपीज 300 मिल चुका है, मतलब 700 नहीं मिला है जो कि कॉल्स इन एरियर पे चला गया है। 700 रुपए नहीं मिलने के कारण ये शेयर फॉरफिट किया जा रहा है। 60 शेयर को री इशू किया जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 9 रुपीज पर शेयर। तो री इशू का आप लोग जानते हैं जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 6 9 देखिए 60 शेयर को, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 9 540, 6 9 से 54। लॉस कितने का हो रहा है सर, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो जिससे हम लोग शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे। 60 मल्टीप्लाइड बाई 1 रुपीज, तो 60। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 600 रुपए। हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हम सबको पता है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर 300 रुपए, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 100, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 60, लॉस ऑन री इशू 60। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल आउट, ये 0 ये 0, 3 6 180, 180 माइनस 60 लॉस इज इक्वल टू 120 रुपीज इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्यारे बच्चों पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केस ऑफ फंड फ्लो। हम सबको पता है एक बात कि फंड का फ्लो होने के लिए एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, एक करेंट अकाउंट होना चाहिए, दूसरा नॉन करेंट अकाउंट होना चाहिए, तभी फ्लो ऑफ फंड कहलाएगा। अगर केवल करंट करंट हो गए, केवल करंट करंट हो गए तो यहाँ पे नो फ्लो ऑफ फंड। केवल फिक्स्ड या नॉन करंट हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे भी नो फ्लो ऑफ फंड, ठीक है, यहाँ पे भी नो फ्लो ऑफ फंड होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन सा फंड फ्लो है, कौन सा नहीं है। ठीक है, पेमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर बाय सेल ऑफ लैंड, बिल्कुल एक फिक्स एसेट्स है। सेल ऑफ लैंड क्या है, फिक्स एसेट्स है। ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है। तो एक करंट और फिक्स वाली चीजें आ रही। कलेक्शन, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, नहीं, दोनों करंट एसेट से ये नहीं होगा। परचेस ऑफ फर्नीचर बाय इशू ऑफ बिल्स पेबल, जी हाँ, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, फर्नीचर आपका फिक्स एसेट से, नॉन करंट एसेट से, तो एक करंट एक नॉन करंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो जी हाँ सी भी होगा। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय कैश, पेमेंट बिल्कुल हाँ, लॉन्ग टर्म लोन जो है प्यारे बच्चों क्या है, ये नॉन करंट लायबिलिटी और कैश जो है करंट एसेट्स है, तो एक नॉन करंट और एक करंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जी हाँ, यहाँ पे भी फ्लो ऑफ फंड होगा ACD। पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल बाय कैश, जी नहीं, ये करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स दोनों करंट है, तो फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, C and D, करेक्ट आंसर A, C and D होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹56, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 32 रुपए, 32 rupees, and total fixed cost is 60,000. What is the number of unit that used to be sold in order to achieve a profit of 84,000? ठीक है, तो व्हाट इज डिजायर्ड नंबर ऑफ यूनिट हमको निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना है हमको, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हम बेचेंगे तो जिससे कि हमें 84,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट 60,000 प्लस प्रॉफिट जो है वो 84,000 है, 84,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगा, 56 रुपीज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 32 रुपए, तो 32 रुपए ये माइनस हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1,44,000 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 24 रुपए आ जाएंगे, 24, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 6,000 यूनिट्स, कितना आ जाएगा 6,000 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन से बातें, कौन से कथन सही है। द एग्जिस्टिंग कंपनी इज लिक्विडेटेड, क्या प्यारे बच्चों एग्जिस्टिंग, नहीं नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट नहीं होती है, गलत जवाब, ठीक है। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, क्या कोई नई कंपनी नहीं बनती इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, बिल्कुल हाँ सही बात कह रही है। There is a certain reduction of capital and sometime liability are also reduced, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है। और उसके बाद द न्यू कंपनी इशू फ्रेश कैपिटल, नहीं, इट इज डन एज पर सेक्शन 66, इट इज डन एज पर सेक्शन 66 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, बिल्कुल ये बात सही है प्यारे बच्चों, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 61 टू सेक्शन 66 तक है, एज पर कंपनी एक्ट
2013। तो ये बात तो सही कह दिया इन्होंने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई ओनली, बी, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम से रिलेटेड। तो मैच द कॉलम से रिलेटेड देखेंगे प्यारे बच्चों कि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच दिया हुआ है, किन्होंने कौन सा डेवलप किया है, ठीक है ना, किन्होंने कौन सा डेवलप किया है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है डेवलप बाय और यहाँ पे दिया है वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। तो देखेंगे आप लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच किन्होंने दिया है। तो प्यारे बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच जो है वो ब्रामेट, फ्लैमहॉर्ट्स एंड पाइल ने दिया है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच इन्होंने दिया है। तो बी, ए का क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को रेंसिस लिकर्ट ने दिया है, रेंसिस लिकर्ट ने, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को किसने दिया है, डेविड वॉटसन ने दिया है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को, एक मिनट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को डेविड वॉटसन ने तो नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हेकमैन एंड जॉन्स ने दिया है, ठीक है। हेकमैन एंड जॉन्स ने दिया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच को हेकमैन एंड जॉन्स ने दिया है। एक मिनट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का ये 1 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट को किन्होंने दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट को डेविड वॉटसन ने, डेविड वॉटसन ने दिया है। करेक्ट ऑप्शन 4, 1, 2, 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो प्यारे बच्चों बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग इज कॉल्ड वाउचिंग, वाउचिंग इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। The current ratio of a company is 2:1. Which one of the following suggestion would improve the current ratio? प्यारे बच्चों कोई भी किसी भी कभी भी कोई फ्रैक्शन में चीजें दिए हो तो देखिए जब कभी when numerator, ठीक है, when numerator, इस बात को जो है हम आप लोगों के सामने अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप लोग को आगे कोई भी रेशियो आपके एग्जाम में आ जाए, जो हम बात बताने जा रहे हैं यही बात आपको फॉलो करना है, ठीक है। यही बात आपको फॉलो करना है हमेशा, चाहे कोई भी रेशियो पूछ ले। तो देखेंगे प्यारे बच्चों कि when numerator and denominator decreases with same amount, तो क्या हो जाएगा, रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा। when numerator and denominator increases with same amount, तो रेशियो डिक्रीज कर जाएगा। when only numerator increase and denominator constant, then ratio increase and vice versa। तो आइए पहले बच्चों हम लोग देखते हैं, मान लेते कंपनी का 2:1 है, क्या हम लोग 2:1 को 2 लाख 1 लाख लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इम्प्रूव द करंट रेशियो। तो अगर हम लोग स्टॉक खरीद ले फॉर कैश तो परचेज ऑफ स्टॉक, इससे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये भी करंट एसेट्स है, एक करंट एसेट्स बढ़ेगा जितने अमाउंट से, दूसरा करंट एसेट्स दैट इज कैश सेम अमाउंट से घट जाएगा, तो इसका तो नो इफेक्ट होगा। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, नो इफेक्ट, डेटर खत्म हो गया, डेटर करंट एसेट्स, कैश आ गया, कैश बढ़ गया, एक करंट एसेट्स को दूसरा करंट एसेट्स रिप्लेस कर दे रहा है। पे अ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आइए इसको देखते हैं। का परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स खरीदने से तो न्यूमरेटर, फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो आपका कैश तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पूछा कि इम्प्रूव, अगर यहाँ पे पूछता कि
किससे आपका रेशियो रिड्यूस होगा, तो फोर्थ वाले से रिड्यूस होगा। क्यों? फिक्स एसेट्स परचेस करेंगे तो फिक्स एसेट्स तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। फिक्स एसेट्स को खरीदने से कैश कम हो जाएगा, तो अगर न्यूमरेटर कम हो जाए, डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिक है कि रेशियो घटेगा। पे अ करंट लायबिलिटी थर्ड, तो करंट लायबिलिटी सपोज 50,000 का पेमेंट कर दिया आप लोग, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी मान लीजिए क्रेडिटर का पेमेंट किए तो कैश कम होगा और इधर करंट लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर भी कम हो जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर 1.5 लाख आ जाएगा, नीचे 50,000, तो रेशियो कितना आ गया? रेशियो 3:1 आ जाएगा। तो क्या हो गया? इम्प्रूव। तो इसी से होगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। पे अ करंट लायबिलिटी से रेशियो हमारा करंट रेशियो इम्प्रूव करेगा। अगले सवाल पे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को प्रॉपर सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस स्पेसिफिकेशन करेंगे, ठीक है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग मेन एक्टिविटी को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग किस चीज को? नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एंड कॉस्ट पूल, तो सीबीडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉस्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो ये ई करेंगे। और उसके बाद अंतिम में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? CBDEA। तो CBDEA दैट इज फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन प्रॉपर सीक्वेंस। Plan work to be done and timing. Arrange the following stages of investigation. अच्छा, stages of investigation बोला है तो इसको proper sequence में हम लोग को रखना है। तो plan work to be done and timing, obtaining instruction from the client and prepare term of reference। तो सबसे पहले यही काम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को ऑब्टेन करेंगे क्लाइंट से और उस हिसाब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस को प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे वर्क टू बी डन और कितना समय लगेगा, तो BA, ठीक है। देन उसके बाद कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशन जैसे कलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें नेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे टू एलिमिनेट द इनकंसिस्टेंसीज, BADC, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? फॉर्मुलेट द कंक्लूजंस एंड एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग, BADCE। तो ये हो जाएगा प्रॉपर सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? BADCE, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्यारे बच्चों दो टर्म होता है अपने पास, पता है क्या? एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर जो होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर, और एक होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर जो होता है वो वॉलंटरी होता है, अपने इच्छा अनुसार होता है। जैसे कंपनी का शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल होता है बाय नेचर, ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन क्यों होगा? ट्रांसमिशन ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन कब कब होगा? ट्रांसमिशन कब कब होगा प्यारे बच्चों? ट्रांसमिशन होगा जब डेथ हो जाए, ठीक है, बैंकरप्सी हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, ठीक है, बैंकरप्सी हो जाए, ठीक है, सक्सेशन जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा एज हो गया बहुत ज्यादा, हम अपने शेयर्स को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दे या अपने ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर दे, दिस इज कॉल्ड सक्सेशन, ठीक है। तो डेथ, बैंकरप्सी, सक्सेशन ये होने से क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन हमेशा ड्यू टू क्या होता है? ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसमें देखिए डेथ हो जाएगा, इंसॉल्वेंसी हो जाएगा, ठीक है, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। B एंड C होगा। मैच्योरिटी और सेल होने से ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन B एंड C।
ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डील विद द एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो प्यारे बच्चों, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सेक्शन है, ठीक है, एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड सेक्शन है वो सेक्शन 230 से 240 तक जो सेक्शन है ये डील करता है एमलगेमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। बट सेक्शन 230 से 240 के बीच में कोई भी सेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसका सॉल्यूशन जो दिया है, ऑप्शंस गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है, गलत ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कंप्यूट द लेबर मिक्स वेरिएंस। लेबर मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने का सबसे सही फॉर्मूला, मतलब सही फॉर्मूला क्या होता है लेबर मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने का। तो लेबर मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने का, लेबर मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने का करेक्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में रिवाइज्ड रेट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। आप सबको पता है कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में, लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे आता है? तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आता है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट से, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट से। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस में 2 टाइप्स है, ठीक है ना, एक है लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस और दूसरा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के फिर 3 टाइप है, एक लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है, उसके बाद आइडियल टाइम और उसके बाद यील्ड वेरिएंस, ठीक है। लेबर मिक्स वेरिएंस यही, इसी का फॉर्मूला आप लोगों ने ऊपर लिखा। लेबर मिक्स वेरिएंस क्या होता है प्यारे बच्चों की, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। क्योंकि आपको आपके बिजनेस में स्किल्ड लोग भी चाहिए, अनस्किल्ड लोग भी चाहिए, तो दोनों का मिक्सचर ही कहा जाता है लेबर मिक्स, ठीक है। और जब इसके वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो कहते हैं लेबर मिक्स वेरिएंस, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डिनरीली इज रिपोर्टेड एज ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इन द पीरियड व्हेन। तो प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। सर बचपन का मतलब कब पढ़ा है? तो प्यारे बच्चों, बचपन का मतलब 11वीं क्लास में, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो कब हम लोग मानेंगे कि रेवेन्यू जनरेट हो गया, मेरे को रेवेन्यू की अर्निंग हो गई? जिस डेट को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, तो उस डेट को हम मान लेंगे कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो गया। और कब ओनरशिप ट्रांसफर होगा? जब प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो व्हेन दिस सेल्स इज मेड, तो इट इज प्री एज्यूम्ड दैट कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर द एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो दिस सेल्स इज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, कैलकुलेट द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो from the following information। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस प्लस इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस रेट ऑफ टैक्स,
1 माइनस रेट ऑफ टैक्स, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 50,000 रुपये है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो कि दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, 1 लाख का डिवेंचर है, 1 लाख का डिवेंचर पे 10%, तो 10,000 का इंटरेस्ट हो गया। 10 साल में चुकाना है तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया, 10,000 रुपये। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट 50%, तो इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पे 0.5। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे 20,000, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 30,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.67, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। अच्छा, कुछ बुक्स में ये भी फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है ना, कुछ बुक्स में ये भी फॉर्मूला दिया होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि डेटा कैसा दिया है, किस डेटा के हिसाब से हम लोग कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। तो कुछ बुक्स में आप लोगों ने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा, ये भी बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बट डिपेंड्स ऑन डेटा कि हमें कौन सा डेटा दिया है, कैसा डेटा दिया है, उस हिसाब से कौन सा करेक्ट फॉर्मूले का, सही फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 50% एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज 1 लाख रुपीज। तो प्यारे बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो है क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आ जाएगा प्यारे बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, तो 1 लाख का 40%, 1 लाख का 40% निकाल लेंगे हम लोग, जो कि 40,000 रुपये आएगा, इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ही तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट हमको पता नहीं है, यही तो हमें चाहिए। ठीक है, पीवी रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50%, तो ये हो जाएगा 50%। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 40,000, ये 50 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50% डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20,000 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ए कंपनी हैज ए रिटर्न ऑन एसेट्स ऑफ 10% एंड प्रॉफिट मार्जिन 2%। कंप्यूट द टोटल एसेट्स टर्नओवर। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर प्यारे बच्चों कैसे आएगा, देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स, तो जो कि दिया हुआ है 10%, जो कि 10% दिया है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे आता है, प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इज इक्वल टू 2%। ठीक है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपसे पूछा है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, मतलब वही बात हो गया, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या हम लोग यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स और प्रॉफिट मार्जिन के मदद से एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू, तो रिटर्न और इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स,
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए नेट प्रॉफिट कट गया, ठीक है, सेल्स ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों हम लोगों को करंट डेट टू टोटल डेट रेशियो दिया है, टोटल डेट टू ओनर्स इक्विटी दिया है, फिक्स एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी दिया है, टोटल एसेट्स टर्नओवर दिया है, इन्वेंटरी टर्नओवर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग क्या करें, तो हम लोग एक काम करते हैं कि सर हम लोग एक रफ बैलेंस शीट बना ले क्या, कौन सा कंपनी वाला बना ले क्या, बेटा बनना तो कंपनी वाला ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ठीक है रफली हॉरिजॉन्टल वाला ही बना लेते हैं ताकि जल्दी से चीजों को हम लोग सॉल्व कर ले। तो देखिए इक्विटी अपने पास दिया है क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ओनर्स इक्विटी बिल्कुल दिया है, ओनर्स इक्विटी दिया है हमारे पास 1 लाख रुपए, ठीक है, ओनर्स इक्विटी दिया है 1 लाख रुपए। तो ओनर्स इक्विटी दिया है 1 लाख रुपए और हम लोगों को पता है यहाँ पे फिक्स एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी, इसका फॉर्मूला है फिक्स एसेट्स अपॉन ओनर्स इक्विटी जो कि दिया है 0.6। तो क्या यहाँ से फिक्स एसेट्स आ जाएगा, जी हाँ, फिक्स एसेट्स अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 0.6, जो कि यहाँ पे कितना आएगा, फिक्स एसेट्स 60,000 रुपए आएगा, 60,000 रुपीज आएगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब उसके बाद जब फिक्स्ड एसेट्स आ गया हमारे पास तो क्या हम लोग टोटल डेब्ट भी क्या, तो यहाँ पे अब देखेंगे टोटल डेब्ट टू ओनर्स इक्विटी, तो यहाँ से भी अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो प्यारे बच्चों टोटल डेब्ट भी आपके पास कितना आएगा पता है, टोटल डेब्ट भी आप लोगों के पास आ जाएगा 60,000 रुपए, टोटल डेब्ट कितना आ गया 60,000 रुपए। तो जब शेयर कैपिटल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल डेब्ट ही तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, टोटल डेब्ट लिखते हैं, ठीक है। तो टोटल डेब्ट हमको पता चल गया है 60,000 है, तो इस हिसाब से हमको ये पता चल गया कि बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पे 60,000 आएगा। अभी करंट एसेट्स कितना होगा, करंट लायबिलिटी ये नहीं पता, यहाँ पे टोटल डेब्ट जो है 60,000 आएगा, ठीक है। और तो अगर इधर 1,60,000 तो इधर भी 1,60,000 हो जाएगा, इधर भी 1,60,000 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इधर अगर 1,60,000 हो गया तो हम लोग क्या कुछ और भी चीजें निकाल सकते हैं, जरा गौर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया है 2 टाइम्स, टोटल डेब्ट टू ओनर्स इक्विटी, करंट डेब्ट टू टोटल डेब्ट, करंट डेब्ट टू टोटल डेब्ट। तो प्यारे बच्चों इसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं, करंट डेब्ट का मतलब करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 0.4 दिया है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता, ठीक है, करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता, लेकिन हमको टोटल डेब्ट पता है। टोटल डेब्ट कितना है प्यारे बच्चों, 60,000 है, ठीक है, 60,000 इज इक्वल टू 0.4, तो 6 4 से 24। अब हम लोग को पता चल गया करंट लायबिलिटी कितना है, 24,000 रुपए। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना हो गया यहाँ पे, 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इन चीजों को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से जो देखिए टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। तो देखिए सेल्स तो हमको पता नहीं है, लेकिन आपको टोटल एसेट्स पता है, 1,60,000 इज इक्वल टू 2। तो सेल्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेल्स बराबर 3,20,000 रुपए। हम लोग को सेल्स पता चल गया क्या, जी हाँ बिल्कुल सेल्स पता चल गया सर हम लोग को।
अगर हम लोग को सेल्स पता चल गया प्यारे बच्चों, तो चलिए इधर इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो उधर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियर तरीके से हम नहीं बता पाएंगे, तो सारी चीजें मिक्स हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर हम लोग को सेल्स पता चल गया तो आईटीआर के मदद से, आईटीआर के मदद से इन्वेंट्री आ जाएगा। आईटीआर देखिए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब ना दिया हो तो हम लोग सेल्स के मदद से निकाल सकते हैं, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री। ठीक है, तो आईटीआर आपके सामने कितना दिया हुआ है, आईटीआर 8 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 3,20,000 डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री, तो कट कर देंगे 8 4 32। ठीक है, तो पता चल गया हम लोग को इन्वेंट्री कितना है, 40,000 रुपए इन्वेंट्री है। क्या है प्यारे बच्चों, 40,000 रुपए का इन्वेंट्री है। तो हम लोग को ये भी पता चल गया यहाँ पे फिक्स एसेट 60,000 का है। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो 40,000 का है। ये 60 40 1 लाख, बाकी 60,000 का जो होगा अदर करेंट एसेट्स होंगे। ठीक है, अदर करेंट एसेट्स होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स 60,000 होगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स 60,000 होगा। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, निकाले थे नॉन करेंट लायबिलिटी 36,000 रुपए। ठीक है, देखिए एक बार कैलकुलेट कर लिए सब फटाफट आएगा, 36,000 रुपए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स 1,60,000 आया था एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स, तो वैल्यू ऑफ सेल्स 3,20,000 कैलकुलेट किया था आप लोगों ने। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम द डेटा, तो इन्वेंट्री कितना आया था, इन्वेंट्री अभी अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया 40,000 आया था। ठीक है, चलिए अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट शीट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, तो कॉस्ट शीट से रिलेटेड अब सवाल आ गया। तो प्यारे बच्चों कॉस्ट शीट में पहले हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है कि सर इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। जब प्राइम कॉस्ट आ जाता है तो हम लोग फिर इसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड करते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस को तो क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट आता है या फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड आता है, फैक्ट्री कॉस्ट या ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट में जब प्यारे बच्चों आप लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं, दैट इज ऐड करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक को। ठीक है, और लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, तो क्या आ जाता है, क्या आ जाता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्यारे बच्चों जब हम लोग ऐड करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम लोग सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये हो गया प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं प्रॉपर सीक्वेंस क्या है हमारा। सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल के बाद क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल के बाद आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, रॉ मटेरियल के बाद क्या आ जाएगा, नहीं फैक्ट्री, रॉ मटेरियल के बाद क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। तो सीईडी देखिए कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, तो आपको अगर कंसेप्ट की जानकारी होगी तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे ऐसे। अगला सवाल जो है प्यारे बच्चों वो फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से दिया हुआ सवाल है। ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से दिया हुआ सवाल है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सवाल है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा प्रिंट कुछ लग रहा है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोगों को अलग से। तो इंड AS12, तो इंड AS12 जो है प्यारे बच्चों, इंड AS12 तो वो रिलेटेड है आपके इनकम टैक्स से, इंड AS12 आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड है।
इंड AS16 रिलेटेड है आपके प्रॉपर्टी प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है। इंड AS33 है, तो 33 है यहाँ पे EPS से रिलेटेड, ठीक है। और डी का 2 जो है आई थिंक कि इंड AS ये 38 है लिखा हुआ, मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया है, तो इंड AS30 हाँ 38 है। तो इंड AS38 जो है वो आपके इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये है, ये सही क्रम ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिए, इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 5,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,000 है, प्रेफरेंस डिविडेंड 2,000 है, डिविडेंड पर इक्विटी शेयर 0.4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पे आउट रेशियो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपए, ठीक है। माइनस कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे यहाँ से टैक्स को, टैक्स 5,000 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि क्या आ गया 5,000। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या पे करेंगे, लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड को, लेस करेंगे हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 2,000 रुपए, 2,000, तो ये आ गया 3,000 रुपए। 3,000 किसके लिए आ गया, फॉर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर वालों के लिए आ गया अर्निंग। तो नंबर ईपीएस क्या होता है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो क्या हो जाएगा, ये 3,000 डिवाइडेड बाय 3,000, ₹1 क्या है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। आप लोगों से पूछा है पे आउट रेशियो, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, पे आउट रेशियो। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अर्निंग पर शेयर क्या है 1 है, डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे दिया हुआ है 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट मींस 40%। 40 मतलब जितना कमाया उसका 40% मेरा पे आउट है, जितना प्रॉफिट है उसका 40% हम पे आउट करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अगला सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना है। तो प्यारे बच्चों जब भी आप लोगों को 2 साल का ऐसे पीवी रेशियो निकालने दे, जब भी ऐसा डेटा दे, तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट क्या हो जाएगा 4 लाख, अगर आप लोग कंपेयर करेंगे यहाँ से 7 और 3 का अंतर 4 लाख। चेंज इन सेल तो 57 लाख माइनस 32 लाख 25 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 25 4 100 4 4 16% आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टाइप ऑफ वेरिएंस और उसके फॉर्मूले पूछे हैं हम लोगों को, ठीक है। टाइप ऑफ वेरिएंस, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल क्वांटिटी, ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल, कहाँ दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल क्वांटिटी, तो बी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, बी का सेकंड। सी का क्या हो जाएगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस में
स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है मुझे। तो सी का 1 हो जाएगा, डी का 3rd हो जाएगा, यानी कि डी क्या दिया है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्सचर माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिक्सचर। तो 4213 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। अगला सवाल, प्रीपेड सैलरीज विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो प्रीपेड सैलरी प्यारे बच्चों ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट ये रिप्रेजेंट करेगा कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिनका सैलरी मैंने एडवांस में पे कर दिया, तो ये किसी पर्सन से रिलेटेड बात कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप होते हैं, एक रियल पर्सनल, आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के कुछ और एग्जाम्पल आप लोगों को पता है क्या? हाँ सर पता है, जैसे कैपिटल होता है सर, जैसे ड्राइंग्स होता है, ठीक है, जैसे सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ये सब आपके क्या है, ये सब आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस देयर विल बी अ फ्लो ऑफ फंड। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जब भी करंट और फिक्स अकाउंट के चीजें मिक्स होंगे तभी यहाँ पे फ्लो ऑफ फंड होगा। करंट केवल आ जाए, करंट केवल आ जाए तो यहाँ पे नो फ्लो। फिक्स्ड यहाँ पे आ जाए, फिक्स्ड यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे नो फ्लो, ठीक है, नो फ्लो। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा है। परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, जी हाँ, एक फिक्स एसेट्स आ रहा है, करंट एसेट्स आ रहा है, ये होगा फ्लो ऑफ फंड, ठीक है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, नहीं, दोनों करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स है, डेटर भी करंट एसेट्स है। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, जी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, कैश करंट एसेट्स है, दोनों करंट हो गए, नहीं होगा। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो जी हाँ, शेयर जो है ये कैपिटल, ओनर्स कैपिटल हो गया, एक नॉन करंट हो गया, करंट हो गया, ठीक है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर बाय इशू ऑफ शेयर, तो ये भी एक नॉन करंट हो जा रहा है, एक करंट लायबिलिटी करंट हो जा रहा है, तो ये भी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए, डी एंड ई होगा, ए, डी एंड ई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो प्यारे बच्चों ये था अकाउंट्स का सितंबर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को समझा, ठीक है, सॉल्व किया मैंने, जो भी आप लोगों ने समझा उसको अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए यूनिट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।